वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की हमारी क्लास है बच्चों प्रबल बैच की क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले हमने बोर्स मॉडल पढ़ा था, उसके ड्रॉबैक्स तक को हमने डिस्कस कर लिया था। तो बच्चों जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये चैप्टर 2 का आज हम पार्ट नंबर 13 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 12 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैप्टर की, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है प्रबल बैच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं इसको जा करके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ज़रूरत थी इस मॉडल को लाने की, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को लेकर के आने की, एंड इसके क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट वाज द नीड, क्या ज़रूरत क्या थी कि इसको अलग से एक ब्रांच ऑफ साइंस हमें बनाना पड़ा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में बनाना पड़ा। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि न्यूटन्स लॉज थे, जैसे आप जानते हो न्यूटन्स के लॉ जो थे क्लासिक मैकेनिक्स के अंदर आते हैं, वो लॉज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए थे। ठीक है, किसके लिए थे? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिनका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो थे। एंड उन ऑब्जेक्ट्स के फिनोमिनास को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। बट ये चीज़ें उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रही थी, वेव पार्टिकल्स को, वेव नेचर को कंसिडर नहीं कर रही थी, जिसके जैसा कि हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली कंसेप्ट जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वेव कंसेप्ट एज वेल एज पार्टिकल कंसेप्ट। ये जो थे वो डुअल नेचर जो है उसको एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो इनकी जो फाइंडिंग्स थी वो न्यूटन्स लॉ से मैच नहीं कर रही थी, तो उनको अलग से क्लासिक मैकेनिक्स में रखा गया और इसको जो है इन दोनों चीज़ों को जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फिर पढ़ा गया, और हमें अलग से एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है क्वांटम मैकेनिक्स उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो है उसकी बातें करते हैं, उन पे जो चीज़ें वैलिड होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वहाँ वो फिनोमिना से मैच हो रही होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक्चुअल में 1926 में इस पे ज़्यादा स्टडीज़ होना शुरू हुई, और बेसिकली इसको हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंजर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो इलेबोरेटेड फॉर्म में स्टडी किया एंड बताया कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में क्या क्या फिनोमिनाज हैं। तो बेसिकली द होल सिनेरियो जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है इस केमिकल इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे, जो मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी है। दिस इक्वेशन इज़ द, कह सकते हो कि हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये इक्वेशन जो है हमारे पास, ये जो इक्वेशन लिखी है हमने वेव इक्वेशन, ये पूरी की पूरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब आप कहोगे मैम इसमें जो दिखाई दे रही हैं चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं, आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ये इक्वेशन लर्न नहीं करनी है। बट इसको सिंप्लीफाइड में अगर कहें तो हम ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि दूसरा जो सेम इसी का शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन का, वो दूसरा है। तो बच्चों इसमें अगर आप कहोगे मैम बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, तो इसमें मैं कहूँ कि साई है जो वो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्स वाई जेड जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, एटम इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो एटम के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। ई जो है वो एनर्जी है, वी जो है वो आपकी आप लोग कह सकते हो द वी इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ई इज़ कंप्लीट एनर्जी एंड वी इज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों यहाँ पे जो हमने इस इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में करके लिख लिया, हमने जो इक्वेशन है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, ये लगा दिया ये वाली इक्वेशन। इसमें जो एच कैप है बच्चों, इसको कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये मैथमेटिकल एक ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको भी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इसका आपको फर्दर कोई यूज़ नहीं है केमिस्ट्री में, अभी हम इसको इसके आगे नहीं पढ़ने वाले हैं। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज साई, जो हमें साई है उसको पढ़ना है। यहाँ पे ये जो है हमारे लिए वेव फंक्शन का काम कर रही है, जिसको मैंने आपको कहा था भी वेव फंक्शन है ये, इसको हमें पढ़ना है डिटेल में। तो इसके क्या सिग्निफिकेंसेस हैं बच्चों, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं आगे। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंड इसके फिर हम पढ़ते हैं जो ये वेव फंक्शन है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। देखो बच्चों यहाँ पे जो वेव फंक्शन है साई,
उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे लाइट है या साउंड है, उसकी अगर हम क्या फ्रीक्वेंसी है उसको अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पे उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितना इंटेंस वहाँ पे लाइट और साउंड है। तो उसी तरह से जो ये वेव फंक्शन है साई, अगर इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं तो उस पॉइंट पे हमें मिल जाएगा कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है या कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे वो कहाँ प्रेजेंट है उसके हमें चांसेस मिल जाएंगे, उसे हमें उसके बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो साई स्क्वायर जो है ये इंपॉर्टेंट है, साई की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ये इक्वेशन मैंने आपको सेकंड वाली इक्वेशन लिखवाई थी, ये इक्वेशन थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले वाली इक्वेशन का कोई यहाँ पे पर्टिकुलर रोल नहीं है। तो बच्चों साई स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी किसी जगह पे हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होने के क्या चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यूज़ को डिफरेंट जगह पे लिया गया एंड फिर आइडेंटिफाई किया गया कि पर्टिकुलर एनर्जी के या मतलब किसी पर्टिकुलर एनर्जी के वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स या कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक एरिया बना दिया, जैसे आप डिफेंस में जानते हैं कि डिफेंस में भी एक देखा जाता है कि भैया वहाँ से जो है वो फायरिंग हो रही है उस तरफ से, तो पता लग जाता है कि कितनी फायरिंग हो रही है, एक टाइम पे कितनी गन्स चल रही हैं, तो कितने वहाँ पे जो लोग हैं वो हो सकते हैं, कितने ओपोनेंट्स जो हैं वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये एक आइडिया लगाया जाता है। वी आर नॉट हैविंग द एग्जैक्ट नंबर, तो वी आर हैविंग जस्ट अ प्रोबेबिलिटी आइडिया। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो मैंने एरिया शेडेड बनाया है उससे हमें पता लग रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग के या चांसेस जो हैं वो इतने हैं। तो अगर मैं इसको इस पर्टिकुलर जगह को कहूँ, कोई नाम देना चाहूँ, तो इसको कहा जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड वर्ड दिया गया है बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक बाउंड्री। क्लियर? तो यहाँ से एक वर्ड आया है ऑर्बिटल, यहाँ से एक वर्ड आया है ऑर्बिटल। आपने इससे पहले ऑर्बिट वर्ड सुना होगा, बट जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए टर्म जरूरी है, जो टर्म हमें पढ़नी पड़ेगी वो है प्रोबेबिलिटी, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द श्योरिटी, वी आर नॉट हैविंग अ 100% सर्टेनिटी। मतलब हम अपनी बात को कहना भी चाहते हैं बट हमारे पास फुल प्रूफ नहीं है, तो हम एक आइडिया लगा रहे हैं। तो आइडिया जहाँ लगा रहे हैं तो वहाँ पे वर्ड आता है प्रोबेबली, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या क्या चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे एक नया टर्म आता है वो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो मैंने आपको बता दिया। एंड अब हमें पढ़ना है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो वर्ड है वो थोड़ा सा आपके लिए नया है। तो ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों? ऑर्बिटल एक वो स्पेस है, ऐसी स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम। दिस इज नॉट सेम एज ऑर्बिट। ऑर्बिट अलग चीज़ है, ऑर्बिटल अलग चीज़ है, दोनों में अभी हम डिफरेंस भी करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल? द एटॉमिक ऑर्बिटल इज द स्पेस, एटॉमिक ऑर्बिटल इज द 3D space, 3-dimensional space है, around which the probability of finding electron is 99%. The probability of finding electron इज़ 99%। मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की इतनी ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसको, इस पर्टिकुलर स्पेस को, इस 3D स्पेस को बच्चों, 3D स्पेस की हम बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो हम मॉडल पढ़ने वाले हैं ना वो 2D मॉडल नहीं होने वाला है, वो 3D मॉडल होने वाला है। ठीक है, जो एक्चुअली मॉडल ऑफ एटम जैसा होता है। ठीक, तो सॉरी, तो इसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। एंड अब हम डिस्कस करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑर्बिट के बीच में एंड ऑर्बिटल के बीच में। तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ठीक है, इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो बच्चों पहली बात, सबसे पहली बात ये है कि जो ऑर्बिट होता है ना वो एक सर्कुलर पाथ होता है। जैसे आप
अपने आसपास, अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अभी तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, एसएसटी नहीं पढ़ते हो, बट आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो और डिफरेंट प्लैनेट्स किस तरह से यूनिवर्स में घूमते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होती है एक प्लैनेट की, जैसे सन जो है वो सेंटर में है, उसके साइड में उसके सर्कुलर मोशन में हमारे जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ भी उनमें से एक है, वो चक्कर लगाता है किसके, सन के, है ना। तो ऑर्बिट क्या है, उसी तरह का एक सर्कुलर पाथ है, एक रास्ता है जिस पे इलेक्ट्रॉन चलता है, सर्कुलर घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो ऑर्बिट के लिए हम यही बात लिख लेते हैं, इट इज़ अ सर्कुलर पाथ, इट इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द nucleus in which the electron revolve, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ है ये अराउंड विच, जो अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन उसमें घूमेगा न्यूक्लियस के अराउंड में, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्बिट, ये आप पहले से जानते हो, इतना तो आपने 9th क्लास से अब तक पढ़ते हुए आ रहे हो। अब एक नया कंसेप्ट आपको बताते हैं, ऑर्बिटल क्या होता है। तो ऑर्बिटल एक 3D स्पेस होती है, एक ऐसी जगह होती है 3 डायमेंशनल, इट में भी सर्कुलर, इट में भी डम्बल शेप्ड, जो एक्सरसाइज करने वाला डम्बल होता है ना, उस शेप का भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वहाँ पे उसकी प्रेजेंस होने की चांसेस हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को, 3D स्पेस को ऑर्बिटल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इट इज़ द 3D स्पेस, द 3D स्पेस around which या in which probability of finding electron is 99%, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड, जो फर्स्ट पॉइंट है ये चीज़ें वो हो गई। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो ऑर्बिट है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है या घूम रहा है, तो वो एक प्लेनर मोशन है, उसके लिए वो एक रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। अगर आपको एक रास्ता दे दिया जाए चलने के लिए, तो आप उस रास्ते पे चल रहे हो, तो आपका प्लेनर मोशन हो गया। बट जो बच्चों ऑर्बिटल होता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो, और उसका प्लेनर मोशन नहीं है, वो उसका 3D मोशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉलो प्लेनर मोशन, ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉलो 3D मोशन, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन 3D मोशन में चलेगा। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, ठीक है। नंबर 3 जो हमारा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वो ये है कि ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है, तो उसको हम वेव करेक्टर नहीं मानते हैं, उसको वेव नहीं माना जाएगा, वो एज अ पार्टिकल ट्रीट होगा कि वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहाँ पे। एंड ऑर्बिटल के केस में हम ये मानते हैं कि वो वेव नेचर को कंसिडर किया जाता है, considering particle nature here, और यहाँ पे considering wave nature here, ठीक है ना। तो ये हो गया है हमारा 3 पॉइंट्स मेन खत्म हो चुके हैं। चौथे पॉइंट पे चलते हैं कि जो ऑर्बिट है वो माना जाता है, जैसे हमारे प्लैनेट्स का जो रास्ता है वो सर्कुलर माना जाता है, वैसे ऑर्बिट्स को भी माना जाता है कि वो हमारे सर्कुलर पाथ हैं, ठीक है ना, सर्कुलर है और डिस्क लाइक है, ठीक है। जो रास्ता है वो सर्कुलर माना जाता है, ये अंदर सेंटर में अगर न्यूक्लियस है, तो जो ऑर्बिट्स हैं डिफरेंट वो सर्कुलर माने जाते हैं। बट जो ऑर्बिटल होता है ना बच्चों, वो सर्कुलर नहीं माना जाता है। वो कैसे माना जाता है, जैसे एस है, ठीक है, वो स्फेरिकल है, और वहीं अगर पी को देखेंगे तो वो डम्बल शेप्ड होता है, डम्बल शेप्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है, जो हमने बात की है, तो ऑर्बिटल इट इज़ नॉट सर्कुलर, इट इज़ नॉट सर्कुलर, अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है। तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड होता है, डी ऑर्बिटल जो है वो और भी डबल डम्बल शेप्ड होता है,
ठीक है। और जो f ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। वैसे आपने अब तक ये भी नहीं पढ़ा होगा, बट मैं आपको बता दूं s p d f 4 तरह के ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमें पढ़ने हैं, इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो दीज आर नॉट सर्कुलर, डिस्क लाइक नहीं है, 2D नहीं है, ऑल दीज 3-4 टाइप्स आर 3D स्पेसेस, 3D शेप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अगर इमेजिन करो तो आप अगर कहीं छोटे जब होते थे तो मेले में जाते थे, दशहरे वाले मेले में, दशहरा आने वाला है वैसे बता दूं मैं आपको, तो जब मेले में जाया करते थे तो क्या करते थे, जो बैलून्स है ना उसको इस तरह से ट्विस्ट कर करके इसी तरह के छोटे छोटे शेप्स बना करके आपको बैलून वाले जो थे वो बेचते थे, है ना। वो क्या करते हैं, बैलून को लेकर के ट्विस्ट करते हैं और उसके बाद में डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। तो यू कैन इमेजिन दैट इन माइंड, ऐसे होते हैं ऑर्बिटल्स की शेप, ठीक है बच्चों। तो कम टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो हमारी ऑर्बिट जो है वो उसमें कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, कोई भी XYZ कोऑर्डिनेट को देख करके ये नहीं होता। नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बट अगर हम बात करें यहीं पे ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि यहाँ पे XYZ कोऑर्डिनेट जो है उसको देख करके उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा जो ऑर्बिटल है वो किस तरह का है, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें, ठीक है। XYZ इस तरह से हमें आगे हम पढ़ेंगे तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ मैटर करती हैं, ठीक है बच्चों। तो लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट पॉइंट ये है बच्चों कि जो हम लोग जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्बिट की और ऑर्बिटल की। तो किसी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बता सकते हैं, 2n², ठीक है, 2n²। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट 2n² से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। बट इट इज़ फिक्स्ड फॉर ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ईच ऑर्बिटल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा स्पेस वहाँ नहीं हो सकती। तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला जो मैंने अलग पेन से लिखा है, ये वाला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको अभी ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंस जो है वो करा दिया है, ठीक है। चलिए अब लास्ट हम आ जाते हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, इसकी पॉस्टुलेट्स क्या हैं, ठीक है, या इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं इसके। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात कर लेते हैं इसकी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो वैल्यूज़ हैं एनर्जी की वो क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ हैं। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो वर्ड है वो इसी चीज़ से आया है कि एनर्जी की वैल्यू कुछ भी रैंडमली नहीं हो सकती, वो एक पर्टिकुलर नंबर की मल्टीपल है। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर जो है उससे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे बार बार, तब हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी, इसलिए इसको क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा पहला पॉइंट जो है उसको लिख लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1 कि द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज़ क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। इसका मतलब बता दिया मैंने आपको कि एक पर्टिकुलर नंबर की मल्टीपल होगी, ठीक है, नॉट एनी रैंडम वैल्यू, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट, दीज क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। जो हमने इक्वेशंस अभी ऊपर पढ़ी हैं, ये दोनों इक्वेशंस बच्चों जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इनको श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं क्योंकि उन्होंने ये इक्वेशन को दिया था। तो इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन से साई की वैल्यूज आती हैं, है ना, उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं वैल्यूज ऑफ एनर्जी
are found by solutions of Schrödinger equation। जो हमने इक्वेशन अभी ऊपर पढ़ी है उन्हीं इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके निकाली जाती हैं, बट दिस इज नॉट द पार्ट यू हैव टू स्टडी, आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि साई जो है वो क्या है, वो उसका कोई फिजिकल तो इम्पोर्टेंस है नहीं, मैंने आपको बता दिया साई का कोई भी फिजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। ये एक इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा नंबर है जिससे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पता लगता है, ठीक है। तो इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई ऐसा फिजिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है। साई स्क्वायर हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक। क्या बताता है ये हमें? इट टेल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें एक प्रोबेबिलिटी आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है। ओके, तो ये समझ में आ गया, इसको हम बोलते क्या है, इसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं, क्लियर। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा कि ऑर्बिटल जो है उसके बारे में हमें जो नॉलेज मिलती है, ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी वो हमें साई स्क्वायर जो है उससे ही मिलती है। तो इसके बारे में मैं आपको लिखवा चुकी हूँ ऑर्बिटल क्या होता है, तो आप उसके यहाँ पे डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ये पॉइंट भी उसी का पॉस्टुलेट है, किसका? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। तो ये पॉइंट मैंने आपको करवा दिया ऑलरेडी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंस एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव मैनी वेव फंक्शंस देयरफॉर देयर आर मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ साई स्क्वायर की आएंगी अलग अलग जगह पे, तो इसी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक एटम के अंदर एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल हो। तो एन एटम कैन हैव मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एक एटम के अंदर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, कोई लिमिटेड नंबर उसका नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास बच्चे हमारी यहीं तक है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। और उसमें से क्वेश्चन जो हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो होता है। एंड द होमवर्क फॉर टुडेज़ क्लास, आज की क्लास का होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ। होमवर्क ये है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है ना, आपको वही चीज़ें रेफरेंस बुक से रीड करनी है, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुआ आपको अगर समझ में आ गया और आपको अगर रेफरेंस बुक की लैंग्वेज भी समझ में आ गई तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक की लैंग्वेज समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो बुक से भी रीड करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर समझ में आया हो तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's